दिया। तत्पश्चात 1977-78 में मोरारजी देसाई की सरकार में, अब देखिए इसको जोड़ने से क्या फायदा मिलेगा, अब एग्जामिनर समझ रहा है, केवल बच्चा रटा नहीं, ये भी जान रहा है उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। 1977-78 के समय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और आगे चलकर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इस द्वितीय मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और लागू हो जाने के पश्चात हमारे देश के भीतर तमाम विवादों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फैसला इंदिरा साहनी केस में आता है, जब न्यायपालिका इसकी व्याख्या करता है। और इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत आरक्षण के मुद्दे की व्याख्या न्यायपालिका ने निम्नलिखित प्रकार से की है कि आरक्षण को समानता का विरोधी नहीं है, जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आरक्षण का न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ संसद ने इंदिरा साहनी केस के कुछ प्रावधानों को समाप्त करने के लिए 77वां संविधान संशोधन 1995 लाया, जिसके तहत ये व्यवस्था कर दी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। तो केवल 200 शब्दों के कम व्याख्या मैंने बताई है, 150 शब्दों में मैंने उत्तर पूरा बोला अब तक। और इस 150 शब्दों में न तो आर्टिकल 16 बचा, न तो इंदिरा साहनी केस बचा, न तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बचा, न तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बचा, और न ही इंदिरा साहनी केस के समाप्त करने के माध्यम से जो संसद ने संशोधन करके 77वां संविधान संशोधन किया, उसको भी आपने बता दिया। अतः हमारी प्रस्तावना में निहित शब्दावलियां भी इस बात को स्पष्ट करती हैं कि हमारे समाज के पिछड़े हुए लोगों को लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। अतः आरक्षण हमारे संविधान के भीतर या हमारे देश के भीतर आरक्षण का विरोधी नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ इसके क्रियान्वयन में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। इंप्लीमेंटेशन में समस्या है, आरक्षण में समस्या नहीं है। चलिए अब कमेंट करके बताइए आर्टिकल 16 और आरक्षण का मुद्दा रिजर्वेशन को समझे आप या नहीं। बाकी बुक मिलेगी, बुक में अच्छे से एक बार इसको और पढ़िएगा और वीडियो एक बार और देखिएगा दोबारा। और उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। जल्दी से कमेंट करिए जितने भी लोग क्लास में हैं। आयुष पाठक, उत्तरा परमार, वैश्वस दीक्षित, विश्वास दीक्षित, अच्छा रिलीजियस अमृत सिंह, रिलीजियस। इकोनॉमिकल को लेकर के एक पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे 1991 में। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी प्रावधान लाया था, लेकिन बाद में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था न्यायपालिका ने। लेकिन आगे चल करके 103वां संविधान संशोधन भी जोड़ दीजिएगा, जिसके तहत आर्थिक आधार पर यहां आरक्षण मिलता है सामान्य वर्ग को। क्वेश्चन कल होगा न्यायपालिका पे, क्वेश्चन मूल अधिकार पे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सारे। चलिए अब अगला मुद्दा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का अधिकार, बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम। जो आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली है, इसके तहत आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हैं। उन स्वतंत्रताओं पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या सीमाएं लगाई गई, उसको बताना है। तो इसके लिए आपको पहली बात तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एकदम क्लियर रूप से आनी चाहिए। फिर उसके बाद कौन कौन से स्वतंत्रताओं पर राज्य कैसे कैसे सीमाएं लगाया है,
इसको भी आपको क्लियर होना चाहिए। इन्हीं दोनों का सम्मिलित रूप इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अमृत सिंह, नीरज कुमार, नवचेतन आर्या, उमेश कुमार, सुनीता। अब अगला मुद्दा देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का अधिकार आधार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? सरल शब्दों में एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को लेकर के हमारे मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बोलने की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल यहां विवाद इस बात का आएगा इसमें, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल थी, है नहीं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, शामिल थी? इसका आंसर है शामिल तो नहीं थी। लेकिन कैसे आई जरा समझिएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जब तक उसको बोलने की फ्रीडम नहीं मिलेगी, अपने विचारों को रखने की फ्रीडम नहीं मिलेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं मिलेगी, कभी भी किसी व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है क्लास में कभी गुमसुम होकर मत बैठ करिए। तो ऑनलाइन है, यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास गए, पीछे की सीट पे बैठ गए, चुपचाप पूरा क्लास है, किसी से बोलेंगे नहीं, फिर निकल आएंगे, फिर पढ़ेंगे, केवल आंसर लिखेंगे, फिर ऐसे बैठे रहेंगे। ये भी आपके लिए घातक है। यह आपके व्यक्तित्व के बाधक है, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके भौतिक और नैतिक विकास का बाधक बन जाएगा। आपकी एक चुप्पी भी आपके लिए घातक बन जाएगी। क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अगर उसको बोलने की आज़ादी बंद कर दिया गया तो सरकार तानाशाह बन जाएगी। और मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट यही है कि वह सरकार के अधिकारों को, सरकार के कार्यों को, सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। और सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए व्यक्ति को बोलने का तो अधिकार होना ही चाहिए, अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमारे मूल संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल बोलने की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। अभी केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं। वैसे स्वतंत्रताएं 7 प्रकार की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में या वाक स्वतंत्रता में 7 स्वतंत्रताएं थी। अभी मैं बताता हूं कौन कौन सी थी। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल नहीं थी। लेकिन अलग अलग मामले में जब न्यायालय के पास ये मुद्दा गया कि अपनी अभिव्यक्ति किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, तो न्यायालय ने इसकी बड़ी ही स्पष्ट और उदार व्याख्या की है। और उस व्याख्या के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति केवल बोलकर ही नहीं होती, अभिव्यक्ति लिख करके भी होती है। जैसे मेंस एग्जामिनेशन में जो पूरा नंबर पाते आप टॉप करते हैं, क्या कभी एग्जामिनर से आपको मुलाकात हुई? नहीं हुई। तो कैसे आप टॉप कर गए? कैसे एग्जामिनर को पता चल गया ये सबसे योग्य बच्चा है पूरी कंपटीशन में? क्योंकि आपने अपने विचारों को लिख करके वहां तक व्यक्त कर दिया। इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति लिख कर भी हो सकती है, अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और अब अभिव्यक्ति बोलकर भी हो सकती है जो हम आपके सामने कर रहे हैं। अभिव्यक्ति हाव भाव से भी हो सकती है, इशारों से भी हो सकती है। इशारा कर दिए, चलोगे? न बोले न लिखे, समझ गया कि नहीं चलेंगे। क्या बताया आपने? ऐसे कर दिया, नहीं चलेंगे, बस समझ गए। हम जाएं? निकल जाइए। बोला नहीं, लिखा भी नहीं, ऐसे किया और आप चले गए। ये क्या है? यह हाव भाव की अभिव्यक्ति है। और न्यायालय ने अलग अलग मामलों में इस अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत लिखने की भी स्वतंत्रता चाहिए और लिखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए। लिखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए। आपके पास बोलने की स्वतंत्रता यहां पर होनी चाहिए। इसलिए 1985 में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के मामले में इंडियन एक्सप्रेस बनाम
भारत संघ के मामले में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के मामले में प्रेस की स्वतंत्रता को भी बोलने की स्वतंत्रता के तहत फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया। और इसी आर्टिकल 19 में अपनी अभिव्यक्ति, राष्ट्र की भावना को, अपने देश प्रेम की भावना को स्पष्ट करने के लिए अपने मकान पर आप तिरंगा भी फहरा सकते हैं, ध्वज फहरा सकते हैं अपने छत पर। यह भी स्वतंत्रता भी आपको आर्टिकल 19 में आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से मिली। मौन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति मौन रहना चाहता है तो उसकी भी अपनी यह स्वतंत्रता है एक्सप्रेशन की। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती करके कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मौन भी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। बहुत सारे घर में लोग होते होंगे, आक्रामक लोग होते होंगे, एग्रेसिव लोग होते होंगे। एक सेकंड जरा रुकिएगा। लेकिन कुछ लोग केवल शांत रहकर बड़े से बड़े युद्ध को टाल जाते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति की? ना बोला, ना लिखा, ना इशारा किया, केवल मौन रह गए, शांत रहकर ही पूरा गेम कर दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। और इसी प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल करके इसे हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना दिया गया। लेकिन क्या ये एक ही स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के तहत मिली है? नहीं, बहुत सारी मिली है, लेकिन केवल हम यहां अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्बंधन का आधार क्या है? तो इसके अंतर्गत आपको मूल संविधान में तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। मूल संविधान में 7 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन है ये आपको जानना होगा। जब तक ये नहीं जान पाएंगे तब तक आप निर्बंधन समझ नहीं पाएंगे। जैसे मूल संविधान के अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत 7 थी अभिव्यक्ति के अंतर्गत। वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन सी है बताते हैं। पहला, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के भीतर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की
स्वतंत्रता। छठा, अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो आप कहेंगे 7 है सर, पहले 6 था, 6 कौन था, छठा कौन था? जो 7 एक निकल गया, इसी में आपको रखा गया था पहले संपत्ति का अधिकार। इसी में पहले रखा गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। लेकिन समय के साथ साथ क्या किया गया, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे कहां रख दिया गया, भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो वर्तमान में यहां कितने बने, 6 मूल अधिकार बचे। लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये कहीं कदापि नहीं हुआ कि आप न्यायालय की अवमानना करें, न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी निर्णय की आलोचना करने लगे, उसका घृण शब्दों का प्रयोग करें, आप संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दें, आप किसी भी व्यक्ति का गरिमा का ध्यान रखे बगैर अपनी अभिव्यक्ति करने लगे। इसके अधीन रहते हुए आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली है। आपको बोलने की स्वतंत्रता वहां तक ही मिलती है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। अगर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय कहीं आप दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचा रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता को वहीं निर्बंधित कर दिया जाएगा, वहीं पर सीमित कर दिया जाएगा। आपको हथियार रहित, बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति के अंतर्गत। लेकिन हथियार के साथ आप सम्मेलन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाएं, नियम और कानून को तोड़ने लगें, तो आपके इस हथियार रहित सम्मेलन को निर्बंधित किया जा सकता है। आपको समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन समूह और संघ का बना करके सरकार के कार्यों में ही आप हस्तक्षेप करने लगे, तो आपके इस समूह और संघ बनाने को सीमित भी किया जा सकता है। आपको भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जो बहुत कई सारे रूपों में पिछड़े हुए हैं और वहाँ के लोग समाज की मुख्य धारा में अब तक नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के लिए राज्य ने कुछ विशेष प्रावधान किया है। उनके लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया है, उनके लिए कुछ वनों को आरक्षित कर दिया है। तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आपको है। क्या उन स्थानों पर भी आप जा सकते हैं जो किसी अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया हो? आंसर है नहीं। उन स्थानों पर जाएंगे तो आपके आने जाने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। आपको भारत में के भीतर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, तो क्या आप उन स्थानों पर भी जाकर बस सकते हैं जो स्थान अनुसूचित जातियों के लिए या कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं? आंसर है नहीं। आपको अपनी मर्जी का व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य करने का अधिकार है। तो इसका मतलब है अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन सब बेच सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते जो हमारे सामाजिक हित के प्रतिकूल हो। तो कहने का तात्पर्य, आर्टिकल 19 के तहत हमें संविधान अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपने भौतिक और नैतिक विकास करने के लिए 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन इन प्रत्येक 6 स्वतंत्रताओं पर युक्ति निर्बंधन यानी कि सीमाएं भी आरोपित करता है। उन सीमाओं के अधीन रहते हुए हम अपनी इन सभी स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं। यह है इसका आंसर। ये स्वतंत्रताएं बता दिया, फिर मैंने आपको निर्बंधन बता दिया। इसीलिए तो एक कॉन्सेप्ट बना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इसमें सीमाएं लगा सकता है। मानक उसका ऐसा है कि लगभग लोग उसको बनवा सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, एक आय प्रमाण पत्र बनाना होता है कि आपकी कमाई इतनी है जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के दायरे में आते हैं, बन जाता है। सुशील यादव जी नहीं आ सकता है। आयुष पाठक जी, ये कैरी फॉरवर्ड रूल इसमें नहीं आ सकता है।
ये इंदिरा साहनी केस में इसको भी स्पष्ट किया गया था। कैरी फॉरवर्ड रूल इसमें नहीं आएगा। उसे बैकवर्ड क्लास कहते हैं, बैकलॉग की सीटें कहते हैं, उसे बैकलॉग सीट के अंतर्गत उसे लाया जाता है। SC ST को आरक्षण तो प्रवीण कुमार जी उसी समय मिला था जब यह प्रावधान किया गया था, लेकिन SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण 1995 में मिलता है जब 77वां संविधान संशोधन 1995 किया जाता है। ठीक है, यह था आपका आर्टिकल 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इस मुद्दे को देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब मैंने आपको ये पूरा यहां समझा ही दिया, जो हेडिंग बन गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको भी यही लिखना है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब वहां भी आपको यही मुद्दा लिखना है। दोनों पॉइंट एक ही हैं आपके। अगला पॉइंट जो आपको आर्टिकल 21 की तरफ ले जाएगा। आर्टिकल 21 पे सीधा सवाल बनता है आपके मेंस में। आर्टिकल 21 पे सीधा सवाल बनता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आज मैंने सोचा था समाप्त हो जाएगा, जो कि लगातार पढ़ाई रहा हूं, अभी रुका नहीं हूं मैं, लेकिन आज भी आपका फंडामेंटल राइट्स अभी रह गया। कल आपका समाप्त होगा, कल ही आपका क्वेश्चन भी होगा। कल मैंने सोचा था मैं DPSP में एंट्री कर जाऊंगा, लेकिन मुश्किल था। कल आपका मूल अधिकार समाप्त होगा और मूल अधिकार को समाप्त होने के पश्चात मैं आपके क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चनों की मैं फॉर्मेटिंग भी कराऊंगा, कुछ मॉडल आंसर आपको मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे कहा जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या कहा गया, पहले उसे देखिए। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी अन्य कारणों से नहीं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? इसको यहां नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अलग से मैंने एक हेडिंग बना के रखी है आपको इसके बाद वाली, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित सम्यक विधि प्रक्रिया में अंतर क्या है। मेंस में सवाल आता है इस पे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, यथोचित या सम्यक विधिक प्रक्रिया में अंतर क्या होता है। आखिरकार भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देते समय इसका प्रयोग न करके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्यों लिया है, इसको भी मैं समझाऊंगा जब इस मुद्दे को मैं क्लियर करूंगा। इसलिए यहां पर आपको यह नहीं बताऊंगा मैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, लेकिन मैं केवल यहां पर यह बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप वंचित कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लायबिलिटी से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको बाधित नहीं किया जाएगा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जो पहले मुद्दा आया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अंतर्गत व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो पहला मुद्दा A.K. गोपालन केस 1950 में न्यायालय के पास जाता है। A.K. गोपालन
A.K. गोपालन केस 1950 में न्यायालय के पास जाता है, न्यायालय के पास जाता है और इस केस में न्यायालय ने इसकी बड़ी सीमित व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत, अधिकार के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना है, केवल जीवित रहना है। बड़ी संकीर्ण सी व्याख्या की, केवल जीवित रहना है। मतलब कि जब यह मामला पहली बार गया कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या मिलना चाहिए उसको, तो A.K. गोपालन केस में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो स्वतंत्रताएं चाहिए वो सभी स्वतंत्रताएं उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलनी चाहिए। बड़ी संकीर्ण सी व्याख्या की। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग 18 क्या आप कह सकते हैं 28 साल बाद, एक मामला और गया जहां से पूरा का पूरा ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, इस मामले को लेकर के न्यायालय ने जितनी उदारता दिखाई है, आज तक किसी भी आर्टिकल की व्याख्या करते समय इतनी उदारता नहीं दिखाई है। मामला वहीं से बदलता है मेनका गांधी केस से। एक केस 1978 में आता है, 1978 में एक केस आता है, 1978 में एक केस आता है जिसे मेनका गांधी केस कहा जाता है, जिसे मेनका गांधी केस कहा जाता है। और इस मेनका गांधी केस में न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत, अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना नहीं, केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि इसका संबंध, बल्कि इसका संबंध गरिमापूर्ण जीवन से बताया, गरिमापूर्ण जीवन से बताया। मतलब जीवित रहने का मतलब केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति को जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होंगी वो सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत दी जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी स्वतंत्रताएं उसको मिलनी चाहिए, वो सारी स्वतंत्रताएं उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत दी जाएगी। ये किस केस में कहा न्यायालय ने? मेनका गांधी केस 1978 में कहा। और इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मामले आए और समय के साथ साथ देखने को यह मिला कम से कम 10 ऐसे अधिकारों को न्यायपालिका ने मूल अधिकार घोषित कर दिया जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल मानी जानी चाहिए कि किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। वो सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए न्यायपालिका ने अलग अलग मामलों में कौन कौन से अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया, फंडामेंटल राइट्स घोषित किया। तो इसका पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जैसे रोजी रोटी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार,
अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, न लगाए जाने का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार। एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देने का अधिकार, घायल को चिकित्सकीय सहायता देने का अधिकार। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न का अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न न करने का अधिकार। इन सारे अधिकारों को न्यायपालिका ने समय के साथ साथ क्या घोषित किया? फंडामेंटल राइट्स घोषित किया, इनको मूल अधिकार घोषित किया। समय के साथ साथ न्यायपालिका ने इन सभी अधिकारों को क्या घोषित किया गया? कभी नहीं। सुशील यादव जी, तो व्यक्ति को रोजी रोटी पाने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने का अधिकार, मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए विदेश भ्रमण का अधिकार, एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देने का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न का अधिकार। इन सारे अधिकारों को न्यायपालिका ने अलग अलग मामलों में फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत मामला ए के गोपालन से शुरू करिएगा और मेनका गांधी के साथ से आते हुए यहां तक मामला समाप्त करिएगा। उसके बाद अभी समाप्त नहीं होगा आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 को आगे चल करके हमें रतिनाथ केस और ज्ञान कौर केस से जोड़ना है, फिर हमें यूथेनेशिया को समझना होगा, तब आर्टिकल 21 समाप्त होगा। और इतना समझने के बाद आर्टिकल 21 से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और इसे पढ़ने के बाद केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि सम्यक प्रक्रिया और साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रताएं, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे फंडामेंटल राइट समाप्त होगा। कल मैं कम से कम 1 घंटे बचा लूंगा जिसमें मैं आंसर की फॉर्मेटिंग कराऊंगा और 1 घंटे में आपको इन मुद्दे को समझाने का प्रयास। वैसे मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक था। कार्यपालिका में भी इतना समय नहीं लगेगा, पूरी कार्यपालिका को पढ़ने में इतना समय नहीं लगेगा जितना आपको फंडामेंटल राइट्स में लग गया, क्योंकि ये हमारे संविधान का रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो कार्यपालिका भी समझ में नहीं आएगी। जब यहाँ आप समझ लेंगे तो अपने संविधान के मूल कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे,
फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तो बड़ी आसान चीज़ें हैं, ये तो यूं ही आपको आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल तो यहाँ होती है जहाँ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, बहुत गहराई से कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो मैंने कोशिश की जितना संभव हो सके उतना आपको मैंने कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से मुद्दे से सवाल बनते हैं उन मुद्दों का पूरा फैक्ट के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से आपकी लेखन शैली का विकास हो पाए और एक पोल्ट्री को लेकर के बेहतर समझ बन पाए। तो कल अगर मूल अधिकार समाप्त होगा तो लास्ट में मैं इसके सारे कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास के लिए फ्रेमिंग में बताऊंगा, उसका आंसर राइटिंग फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। और जो भी आंसर मैं क्वेश्चन में आपको दूंगा उसका मॉडल आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ये है प्रॉमिस आपसे। जो क्वेश्चन दूंगा उसका मॉडल आंसर मैं जरूर दूंगा, ताकि उत्तर लिखने के बाद एक सही उत्तर के साथ टैली कर पाएं हम कैसा उत्तर लिख रहे हैं और इसका एक बेहतर उत्तर कैसे होना चाहिए। ठीक, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। आज मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं थी, कल करंट अफेयर की क्लास आपकी रहेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सब जरूरत नहीं, बस इतना बहुत एनफ है जितना मैंने बताया है। ठीक, कोई दिक्कत होगी पॉइंट को नोट किया रखिएगा। जब मैं क्लास में कल आऊँ आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ाई खुद से करिए। जो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया, अगर मोबाइल में ही पढ़ना आपको सुविधाजनक है तो पढ़ सकते हैं। आसपास कोई कैफे है, कोई कुछ है तो उसका प्रिंट आउट भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जब तक आपके पास अभी तक मैटर नहीं पहुंच रहा है, कम से कम आपका अध्ययन अध्यापन का काम आगे बढ़ते रहे। और नोट्स ऑथेंटिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। मैं आप सबके साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी, आप सभी के साथ दोस्तों